आप लोग सब असफल होने के लिए इस स्कूल में आए, सफल होने के लिए आए। सफल होने के लिए तय हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ बुद्धिमान होना है। जितने भी जॉब होंगे अगर इंटरव्यू पे आधारित होंगे तो आप में से किसी को लगता है कि आप एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे? 60% सवाल आपके पाठ्य पुस्तकों से आएगा, 40% आपके बुद्धिमानी से आएगा। ये 40% की तैयारी आप अपने आप बुद्धिमानी से तैयार हो जाएगी। अगर ये 40% नहीं होगा तो 2% के अंतर से 3 करोड़ बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे। कितने बच्चे? बहुत बड़ा देश है और राष्ट्रीय स्तर पर जो सफलता हमने देखी हमारे 26 तारीख को, वो ऐसे नहीं मिल गया। जिन लोगों ने सफलता हासिल की उन्होंने एक सही दिशा में सही काम किया। वो कड़ी मेहनत वाला जमाना नहीं है। आप क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। ये एकदम सही है, स्मार्ट वर्क करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को सही ढंग से जान लेना है। बात में क्लियर हुई? समझ में आई? अब बताओ सवाल कितने तरह के होते हैं? जिसको नींद आ रही है वो जरूर बताओ। सवाल जो होता, सवाल होता है क्वेश्चन अंग्रेजी में करते हैं। तुम लोग भागशाली हो, मैं भाषण लिख के आकर छोड़ के आया, नहीं तो आज तो मैं बोलते ही जाता भाषण भी कम थोड़ा था, 20-25 मिनट तो शाम हो जाता। सवाल कितने तरह के होते हैं? कितने? थोड़ा आवाज अच्छा होना चाहिए। मेरे पास तो माइक है, बिना माइक का भी मैं ठीक बोल देता हूँ। 4 तरह के। चलो मैं थोड़ा सा तुम लोग के नींद को तुड़ाने के लिए पूछा था, सवाल कितने तरह का होता है? कुछ नहीं होता, 8-10 तरह का होता है। ये काम सवाल सिर्फ 2 तरह के होते हैं। सवाल एक जिसका जवाब बदल जाए और एक जिसका जवाब, अगर वो आसान कर दे रहा हूं आपकी पढ़ाई। सवाल जिसका जवाब न बदले, पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत बदल जाता, आविष्कार कर देता। ठीक है। अब रही बात और कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा बदल जाएगा, एक तारीख को बदलेगा। बट सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। ये तुम लोग शुरू से पढ़ रहे हो, क्या बदल जाएगा? नो सर। तो जो जवाब नहीं बदलता है उसको तो एक ही बार याद करना है ना, बार बार तो याद नहीं करना है। नो सर। और जो जवाब बदल जाएंगे उसमें अपडेट रहना है। जवाब जो बदलेगा उसके लिए अलर्ट रहना होगा ना। बस तो इतनी सी पढ़ाई है और 2 जोड़ 2 जो 4 है, ये 4 ही रहेगा। कैलकुलेशन वही रहेंगे, जो 33 फार्मूला है अलजेब्रा का वही रहेगा। तो आप लोग क्यों कहते हैं कि बहुत कठिन है? 2 जोड़ 2 पहला क्लास में सिखाना, अभी तक वही है ना। तो पढ़ाई बहुत मजबूत, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप दिमाग में एक जगह पे किनारे कर दो कि ये सब चीज तो मुझे याद है और क्या चीज मैं भूल रही हूँ, वो किनारे कर दो। उस पर थोड़ा टाइम देने का जरूरत है और उसमें चुप रहने की जरूरत होगी, शांत होकर सोचना होगा। अगर आप लोगों में से किसी को ये लगे कि मुझे कितना अंग्रेजी का शब्द आता है तो आप क्या करोगे? गिने में लिख कर। तो कौन से विद्यालय लगेगी? शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, कहानी लिखी, कविताएं लिखी, तो उनको 6000 शब्द आते थे अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत किसी भी विषय के हमें कितने शब्द आते हैं और कितना शब्द से हमारा काम चल रहा है, ये चीज दिमाग में। आप लोग सब 600 शब्द से काम चलाते हैं अंग्रेजी के 600 शब्द, अंग्रेजी के 1200-1500 शब्द जान के आप विद्वान हो सकते हैं।
हिंदी थोड़ा कठिन है। हिंदी में एक शब्द के कई शब्द हैं, अंग्रेजी में एक शब्द के 2 शब्द या 3 ही शब्द हैं, वो ज्यादा शब्द नहीं है। तो भाषाई रूप से मजबूत होना, उसके बाद विज्ञान के तौर पर मजबूत होना, इसके बाद विज्ञान के साथ साथ गणित के तौर पर मजबूत होना। इनसे क्या होगा कि आपका रीजनिंग ठीक हो जाएगा। रीजनिंग मालूम है? रीजनिंग की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में नहीं होती है, लेकिन किसी भी कंपटीशन में कम से कम 25% सवाल रीजनिंग से। रीजनिंग का हिंदी में अर्थ क्या होगा? रीजनिंग का अर्थ है समझना। कॉम्प्रिहेंशन का क्या अर्थ होगा? समझना। तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों भाई हैं। आप इन दोनों भाइयों से निपट लीजिए, ये निपटने में बुद्धिमानी काम है। एक सवाल मैं बताऊं जो आईएएस से पूछा गया, आसमान काला होगा तो चमगादड़ क्या करेगा? आसमान काला होगा तो चमगादड़ क्या करेगा? उड़ते रहे, उड़ते उड़ते। आसमान काला होगा तो चमगादड़ नहीं उड़ेगा। ऐसे सवाल किसी को चिढ़ाने के लिए मत पूछना, बताने के लिए बीच बीच में शेयर करना। अगर मोबाइल को उपयोगी करना है तो क्विज की अपनी आप एक कंपनी बना लो, अपने क्विज का एक मित्रों का फैमिली एक ग्रुप बना लो और उस पर आप सवाल को डालो और कुछ आपस में उस सवाल पर कंसेप्ट को क्लियर करो। नहीं तो सवाल वो हाथी है जो अंधे जहां से पकड़ते हैं उस हिसाब से उसका जवाब देते हैं। अंधों की हाथी सुनिए ना, पूछ पकड़ा तो उसको क्या लगा? हाथी रस्सी जैसा होता है। हाथी जो पैर पकड़ा उसको क्या लगा? खंभे जैसा होता है। जो कान पकड़ा उसको क्या लगा? वो फटकने वाले सूप जैसा हाथी होता है। तो इस तरह से जिंदगी में आप जहां जो चीज को पकड़ते हैं जिंदगी आपको वैसी लगने लगती है। मैं शिक्षा के महत्व को लेकर आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी आर्थिक रूप से कमजोर है, सिर्फ शिक्षा ऐसी चीज है उसको उसके जीवन में 3 पीढ़ियों के लिए संपन्न बनाती है। ये बात तुम लोग अच्छे से समझिए। कितने पीढ़ी के लिए? एक तो जो आप हो सो, आपको अगर कहीं पे अच्छी नौकरी मिल गई, आपकी समझ से आपने कोई अपना निजी व्यापार कर लिया, तो आपका जो जीवन स्तर में सुधार होता है उससे आपके माता पिता का जीवन बेहतर होता है, फिर आपके बच्चों का जीवन भी बेहतर होता है। तो इस कारण इस बात को जरूर सोचिए, इस बात को जरूर सोचिए। और माता पिता को ऐसे भी दुनिया में सबसे अच्छे कौन होते हैं? नहीं, उससे भी अच्छा कोई होता है टीचर, नहीं उससे भी अच्छा कोई होता है। इधर से आएंगे, देखते हैं, ढूंढ रहे हैं हम, एक बार मिल जाए तो यहाँ जरूर आएंगे। सबसे अच्छा आप सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे अच्छा आप हैं, आप जो हैं बेहतरीन है, आपका कोई विकल्प। सबसे पहले यहाँ क्या झगड़ा हुआ? आगे कौन बैठेगा? बहुत लोग चाहते थे पीछे बैठे, बहुत लोग चाहते थे अंतिम में बैठे। क्यों? टेंशन में हो, सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, नींद आएगी हमको सुनने का मन नहीं। तीसरा, रात में देर तक जगे हैं, जब भाई आएगी सर तो ऐसा ही टोक देते हैं कि जाइए पानी पी के आइए, जब भाई आ गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जीवन में आगे आना सबसे जरूरी है। और मैं एक बात, सच्ची घटना में कहानी तो सुनाता नहीं जल्दी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, रांची कॉलेज में, तो मेरे साथ राजेंद्र प्रसाद पढ़ते थे। वो राष्ट्रपति वाले नहीं, मेरे मित्र थे और वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, लेकिन आदमी एक नंबर के सरल थे, सीधे थे।
तो होता क्या था कि ज्योग्राफी में कुछ चीज मिनटों को मैम थी, तो जो पढ़ाती थी उनकी आवाज बड़ी कमजोर थी, बहुत अच्छी मैम थी लेकिन धीरे बोलती थी। और माइक का अरेंजमेंट कॉलेज में तब नहीं था, अब भी नहीं हुआ, सरकारी कॉलेज था। तो वहां क्या हुआ कि जब हम लोग को कोई चीज समझ में नहीं आता था तो हम लोग तो तेज में माने जाते थे, तो हम लोग को बेइज्जत लगता था कि कैसे बोलने की नहीं समझ में आया। ऐसा तो तुम लोग को भी कभी कभी लगता है कि सब जान जाएगा कि नहीं समझे। अब क्या हुआ, हम लोगों ने नियम बनाया कि देखो राजेंद्र, जब हमको समझ में नहीं आएगा तो गोल करके कागज को मारेंगे तुमको, तब तुम उठ के बोलना मैडम समझ में नहीं आया। मैडम फिर समझाएगी, तुमको गाली देगी, बोलेगी तुम क्या आपके दिमाग में गोबर भरा है ये, तो ये कर देना। लेकिन फिर तुमको एक सिंघाड़ा और एक चाय भी पिलाएंगे। तो बोला ठीक है, सिंघाड़ा खिला दिएगा, चाय तो ज्यादा पीते नहीं। जैसे लोग को न समझे भाई से उसको एक धूप दी सबको लेके वो गिने में चला, 5 लोग को समझ में ऐसे देखे फिर खड़ा, मैडम समझ में नहीं आया। एक बार बोल, फिर बैठा, फिर 2 आ गए, मतलब 2 को और समझ में नहीं आया। फिर उठ के कहा मैडम समझ में नहीं आया। मैडम गुस्सा में, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। हाँ मैम ये तो शुरू से करता है सर, मेरे बाबूजी भी करते। ठीक वो एक दिन क्या हुआ, एक सर समझा के सेंसोरियल प्रोजेक्शन वो चीज है जिसको जहाजें चलती है, दुनिया में जहाज चलती है ना एक देश में, तो सेंसोरियल प्रोजेक्शन बता रहे और थोड़ा कठिन चीज है, और हमारे उसको पढ़ रहा है गेम, तो मेरा गेम का भाग फिर खड़ा हो पूछा नहीं समझ में, फिर दिया 6, फिर 3 4, तीसरे बार में सर बोलते तो ठीका लिया है ना, क्या कर रहा है तू, समझ में जब भागो। जब पूरा बाहर भागो तो बेचारा बोलता सर एक बात बोल रहे, बोलो और क्या बोलना है। बोले सर हम एक ही बार में समझ गए, लेकिन पीछे से देखिए ना कितना बहुत आ रहा है, सर समझा भी नहीं है और घमंड में बताना भी नहीं चाहता कि हम नहीं समझे, और सब चुन के जाकर टेबल पे रख दिया। अब तो सर हंसते हंसते परेशान। लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि ईश्वर को सरलता बहुत पसंद है। मैंने उससे कहा राजेंद्र कभी न कभी तुम्हारे जिंदगी में अच्छा दिन आ जाएगा। वो ये अच्छा दिन वाला नहीं था, तो हम लोग का अच्छा दिन चलता। तो वो कहा हाँ भैया जो हो जाएगा सो ही ठीक रहेगा भैया, हम तो सोचबो नहीं किए थे कि हम बीए पास करेंगे। तो आप लोग तो बीए पास करा दिए, पास किया 2nd डिवीजन से और 6 या 8 नंबर के 1st डिवीजन में आया। बोला भैया कैसे भी ना एमए में जान लगा देंगे, ये वो 1st डिवीजन आ जाएगा ना भैया, तो हनुमान जी को जाके पूछा। हमने कहा ठीक है आ जाएगा 1st डिवीजन, बेचारा बहुत परेशान रहता था। यहाँ एक बात समझो, उसकी सरलता से फायदा क्या था। 40 एक लड़का परीक्षा, 39 लड़के परीक्षा दिए, 38 को 1st डिवीजन। ये सरलता का लाभ है और वो रिकॉर्ड है आज तक रांची कॉलेज का, फिर वो टूटा भी नहीं किसी से। और मैं मानता हूं वो डिग्री राजेंद्र प्रसाद का देन है। अब राजेंद्र प्रसाद कहाँ है, वो मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर है। उसकी सरलता का ईश्वर ने उसको इनाम दिया, और हम लोग सबको तो बेड़ा पार ही हो गया, हमको तो कभी 1st डिवीजन नहीं आता। वो तो राजेंद्र थे कि हमको 1st डिवीजन आ गया। राजेंद्र कोई बात लेके पूछता ये समझाइए नहीं, अरे आप कहानी समझाना चाह रहे हैं, आपको नहीं बुझाया का, अरे बुझाया है आपको समझा देते। तो ये जो समझने की बात आप लोगों को हमने कही, वो हमारी प्रेरणा राजेंद्र ही है। वो जहां भी हो, उस समय फोन फान नहीं था, संपर्क मेरा नहीं है उनसे, लेकिन बाद में पता चला कि वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में जहाँ के रहने वाले थे वहां प्रोफेसर हो गए। तो सरलता, सहजता, साहचर्य और सफलता, ये मूल मंत्र है जीवन का। क्या शुरू कहां से हुआ? आप लोगों में से जो भी सरल नहीं है, थोड़ा जटिल है, वो विचार कीजिए। थक गए तो हम संपादक बदल दें, आ जाओ आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अनामिका के बाद कौन है? मानसी। मानसी, अच्छा मानसी, ये मानुसी है, अच्छा नहीं मानुसी है, मेरी मानुसी।
बाकी की मानसी। तो मैं सोच रहा था मुझसे गलती हो गई, तो मैं सोच रहा था कि इसको बदलना चाहिए। इतना देर मैं बोल सकता हूँ लेकिन ये तो नहीं सुन सकती खड़ा होगी, और रिकॉर्डिंग करना तो तनाव का काम है। जिस मैडम का